नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब। हिंदी ज्ञान धारा आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप हिंदी साहित्य की श्रृंखला आप पढ़ रहे हैं, रोज़ ही पढ़ रहे हैं। काफ़ी क्लासें आप सभी को दिए हैं मैंने, बहुत लंबे चौड़े सिरे से मैं काम कर रहा हूं और आपको पूर्ण समर्पण के साथ मैं आपको ये क्लासें देता हूं रोज़ की। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर और ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपी की आप टीजीटी पीडीजी की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी में वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक यदि आप बनना चाहते हैं हिंदी से तो आप जुड़े रहिए इसी चैनल से, हिंदी ज्ञान धारा से। आपके लिए समर्पित चैनल है। इस पर मैंने अभी व्याकरण काव्यशास्त्र की कोई क्लासें नहीं ली है। अभी मैं आपको व्याकरण काव्यशास्त्र की क्लासें भी चालू करने वाला हूं बहुत जल्दी ही। बिहार में भर्तियां चल रही है, अध्यापक भर्तियां हरियाणा में भी चल रही है, पंजाब में भी चल रही है, झारखंड में चल रही है। एकलव्य विद्यालय में अभी नई भर्तियां लॉन्च हो रही है। तो हिंदी में आपको काफ़ी सारी जगह आने वाली है, आ रही है, आ रही आपके सामने है। तो आपको तैयारी करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि जुड़ करके हम जितना कर सकते हैं इसी वक्त अपन कर सकते हैं। तो साथियों, आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको छायावाद से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आया हूं। मैं कल आपको थोड़ा सा मैंने रीतिकाल पर चर्चा की थी, रीतिकाल के प्रमुख कवियों को लिया था। ये टुकड़े टुकड़े में मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको कम से कम पता चल जाए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। छायावाद में क्या क्या सवाल हमको पूछ सकता है या रीतिकाल में हमको किस प्रकार के सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मैं पूरी क्लास तो आपको पढ़ा नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है, क्योंकि उस पर 2-2 3 घंटे की डेली की क्लास होना कम से कम, तब जाके मैं आपको कोर्स को पूरा करा सकता हूँ। डेली 3 घंटा चले कम से कम, तब जाके कोर्स पूरा हो सकता है। तो ये संभव भी नहीं है यूट्यूब पर। तो इसलिए आपको ये मैं थोड़ा सा मौका देता हूं कि यहाँ से इस प्रकार का सवाल आपको पूछ सकता है। इस तरीके से आप सवालों को याद करें, तैयार करें। आगे आपको बहुत जल्दी ही एक मैं आपको टेस्ट श्रृंखला निकाल रहा हूँ, उसमें आपके करीबन 20 टेस्ट के लगभग 3000 के लगभग प्रश्न होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से उस टेस्ट श्रृंखला को सजा रहा हूँ। उसमें नीचे प्रत्येक प्रश्न के नीचे उसकी डिटेल भी लिख रहा हूँ। सारा काम अपन कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि मैंने काम अभी चालू किया है। तो सब कुछ तो मैं एक साथ कर ही नहीं सकता, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, आपको नोट्स भी उपलब्ध होंगे और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, लेकिन समय थोड़ा सा लग रहा है। अब इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, तो क्योंकि समय तो लगता ही है अकेला आदमी क्या काम करने में। तो बिना वक्त खराब किए हुए साथियों, आज अपन छायावाद के बारे में देखना चाहेंगे थोड़ा सा। और कल के लिए मैं आपको एक विशेष सूचना दे देता हूं। कल बृहस्पतिवार है, आपका गुरु का वार है, और गुरु के वार पर यदि आप कोई कमाल कर सकते हो तो कमाल ये है करना है आपको कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी क्लास शेयर करनी है। शेड्यूल मैंने लगा दिया है यूट्यूब पर। कल आपकी मैराथन क्लास रहने वाली है, जिसमें आपके भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित प्रश्न होंगे। क्योंकि अपन एक बार में पूरा आदिकाल को नहीं पढ़ा पाए, तो वो बार बार में ऐसा ही चला कि एक बार आदिकाल को पढ़ाया, फिर आदिकाल भक्तिकाल को पढ़ाया, फिर भक्तिकाल और रीतिकाल पर अपन आ पहुंचे हैं। तो भक्तिकाल के जो बचे हुए प्रश्न थे, कुछ मोस्ट मुझे लग रहे थे कि यहाँ से सवाल आ सकते हैं, तो उनको मैंने लिया है। और दूसरी क्लास जो आपकी होने वाली है वो उसमें रीतिकाल के प्रश्नों को मैंने जोड़ा है। और सवाल इतने अच्छे हैं कि अब तक की दोनों मैराथनों में नहीं थे, इतने बेहतरीन सवाल मैंने इस वाली मैराथन में लिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे तो मेरा करबद्ध निवेदन इतना ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस बात को पहुंचा दें, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ सके। अपन इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि अपने परिवार को एक ज़्यादा रूप में देख सकते हैं। तो मेरा भी पुनर्बलन बढ़ेगा, मैं आगे भी ऐसे ही काम करता रहूं साथियों, आप सभी के साथ मिलकर। तो कल 8:30 बजे मिलना ना भूले, और कल दिन भर नेट बचा के रखना। कल अपन के प्रश्नों को अपन बहुत ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे। एक एक प्रश्न में अपन को 5-5, 6-6, 8-8 प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो आइए साथियों, बिना वक्त खराब किए, इतना सा टाइम खराब किया है मैंने, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। साथियों, छायावाद के अर्थ पर सवाल आता है एक, तो आपको देख लेना चाहिए कि छायावाद का अर्थ किस विद्वान ने क्या माना है। ये सवाल एक बार तो निश्चित रूप से छायावाद में से यदि कोई सवाल उठता है, तो मैंने आपको 3
यहाँ पर 3 टॉपिक लिए, छायावाद का अर्थ लिया है, छायावाद के दर्शन लिए हैं और छायावाद के अलावा बृहत्तरी लघुत्तरी। यहाँ से काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं। एक बार और मैंने पहले पढ़ा दिया था ऐसी क्लास, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें उसमें नहीं बताई थी, इसलिए मैं अब की बार आपको डिटेल से इसको बताना चाहता हूँ। देखिए, छायावाद का जो अर्थ है वो है आपका, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग लिया है। कौन कौन सा लिया है तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन सा अर्थ लिया है। तो देखो, मुकुटधर पांडे है, ये कहते हैं कि छायावाद का मतलब रहस्यवाद है। अब आपको सवाल कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा मुकुटधर पांडे ने छायावाद का अर्थ ग्रहण किया है, या छायावाद के मुकुटधर पांडे के अनुसार छायावाद का कौन सा अर्थ सही है। रहस्यवाद, अन्योक्ति, है ना, कांति, है ना, स्पष्टतावाद, इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। तो देखो, एक तो इसमें आपका मुकुटधर पांडे का ये जो अर्थ माना गया है, ये मोस्ट श्रेणी में आता है। मुकुटधर पांडे ने माना है कि छायावाद का मतलब है रहस्यवाद। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये कहते हैं कि छायावाद का मतलब है अन्योक्ति। अन्योक्ति का मतलब है अन्योक्ति अलंकार की तरह आप कह सकते हो कि किसी दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, व्यंजना में बात करना, ये होती है अन्योक्ति। जैसे बिहारी ने आपकी जयपुर के राजा मानसिंह पर अन्योक्ति कही थी, इस तरीके से इन्होंने पूछा है कि छायावाद तो अन्योक्ति है। तो देखिए ध्यान से, मुकुटधर पांडे मानते हैं रहस्यवाद। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी आज डाउन है, तो कोई नहीं, आपकी मैराथन पढ़ाकर मैं बरसात में भीग गया था, इसलिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये अन्योक्ति मानते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी, देखिए नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का अर्थ माना है व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। ये पूरा ही कथन आपको दे सकता है कि व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, यह कथन किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। एक सवाल। दूसरा पूछ सकता है कथन किसका है, तब तो आप को ध्यान रखना नंद दुलारे वाजपेयी का, लेकिन कठिन सवाल आपको यहीं से बना देगा। कई लोग कहते हैं कि सर कठिन सवाल बनाओ, कठिन सवाल की प्रकृति उसके ऊपर निर्भर है, पेपर सेटर के ऊपर, कि वो उसको कैसे बना दे। अब इसी को कठिन बनाना चाहेगा तो वो कैसे बनाएगा, देखो, व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी ने किसके लिए कहा है। तो आपको यहीं पे बन गया ना दिमाग में, अभी पता ही नहीं होगा अपन को। तो व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है, ये कहा किसके लिए, छायावाद के लिए। तो प्रश्न का तरीका वही है, प्रश्न वही है, लेकिन केवल उसको कठिन बनाने का तरीका परीक्षक के पास है। लेकिन आपको एक चीज याद है, तो प्रश्न को किसी भी तरीके से बदल ले, वो हम उस पर बस के नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। क्लियर होगा ना बात। तो देखिए ध्यान से, तो व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। और ये किसके बारे में कहा, छायावाद के बारे में कहा है, यानी छायावाद का अर्थ माना है। सुशील कुमार है, ये कहते हैं अस्पष्टतावाद, कि छायावाद तो स्पष्ट है ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। कौन, सुशील कुमार। तो अस्पष्टतावाद किसने माना, इसका अर्थ सुशील कुमार ने, अस्पष्टतावाद। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए ध्यान से, ये आपका बच्चन सिंह का है, ये आपका वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखेंगे, ये 2 बार सवाल आ चुका है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है कि छायावाद का अर्थ है स्वच्छंदतावाद, यानी इन्होंने स्वच्छंद होकर के जो वर्णन किया है वही छायावाद है, ये माना है बच्चन सिंह ने। और अस्पष्टतावाद माना है सुशील कुमार ने। क्लियर। रहस्यवाद माना है किसने, अभी बताया था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे, रहस्यवाद माना है किसने, देखो मुकुटधर पांडे ने। ध्यान रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ना अन्योक्ति, और व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माना है तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो आपको ये क्लियर हो गया। आगे देखो, डॉक्टर नगेंद्र का तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा बार ये कथन पूछा जाता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये छायावाद की परिभाषा भी दी है इन्होंने, और इसके बारे में कथन भी कहा है। तो इसका अर्थ यानी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी इन्होंने माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र की तो ये ज़्यादा ही फेमस है, इसलिए सबको पता होता है। तो आजकल परीक्षक को पता है कि ज़्यादा फेमस कौन सी पंक्तियाँ बन गई है, ज़्यादा किताबों में कौन सी छप गई है, उनसे हट करके कुछ पूछे तो उनसे हट करके अपन को ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि ये छायावाद है व्यंग्यार्थ
प्रधान शैली है। छायावाद क्या है? व्यंग्यार्थ प्रधान शैली है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्लियर रहा आपका? और देखो ये तो बिल्कुल ये 100 में से 100% आने की संभावना इसकी रहती है कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का अर्थ क्या माना है। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जैसे पानी में मोती पलता है और मोती में जो पानी में जो खोल है उसके अंदर भी, उस खोल के अंदर भी चमक आ जाती है, कांति आ जाती है। कांति का मतलब यहाँ क्या है? चमक है। तो जिस प्रकार से कांति आ जाती है वही अर्थ लिया है किसने? जयशंकर प्रसाद ने। तो मोती के भीतर तरलता जैसी कांति छायावाद को किसने माना है? वेरी 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 मोस्ट ये परिभाषा है। मोती के भीतर तरलता जैसी कांति माना है जयशंकर प्रसाद ने, इसलिए इसका अर्थ माना है कांति। क्लियर है? सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि ये तो सौंदर्य की छाया है। छायावाद है ये तो क्या है? सौंदर्य की छाया है, सुंदरता की छाया है, किसी ने वर्णन कर दिया है इसलिए ये छायावाद है। छाया है सौंदर्य की। क्लियर है? तो ये पंत का है। तो बच्चन सिंह स्वच्छंदतावाद मानते हैं। नागेंद्र जी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो मानते व्यंग्यार्थ प्रधान शैली। जयशंकर प्रसाद मानते हैं कांति। सुमित्रानंदन मानते सौंदर्य की छाया। मुकुटधर पांडे मानते हैं रहस्यवाद। और व्यक्त सौंदर्य में ही ये व्यक्त सौंदर्य वाली बात आएगी। ये एक वाहन है। किसका? देखो फिर से देख लो, ध्यान से सुन लेंगे। किसका वाहन है? आध्यात्मिक छाया का वाहन है। नंद दुलारे वाजपेयी। सुशील कुमार ने कहा अस्पष्टतावाद। क्लियर हो गया? अगला चलते हैं अपन। साथियों रामचंद्र शुक्ल के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये देखो रामचंद्र शुक्ल के बारे में वेरी वेरी मोस्ट आपका यहां पर आता है शैली वैचित्र। देखो ध्यान से, छायावाद का अर्थ इन्होंने 3 अर्थ लिए हैं। तीनों अर्थ आपको रट कर पटकने किसी भी कंडीशन में। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद का अर्थ शैली व चित्र या मधुचर्या शब्द दे सकता है या चित्र भाषा शैली कह सकता है। तीनों में से एक ही नाम देगा आपको। छायावाद का अर्थ इन्होंने माना शैली व चित्र है, यानी शैली की विचित्रता है। मधुचर्या है, मधु की तरह रस आता है इसमें। और चित्र भाषा शैली, चित्रों को ही भाषा शैली के रूप में ढाल दिया है। तो ये आपके तीनों शब्द लिए हैं रामचंद्र शुक्ल ने। किसके अर्थ लिए है? ये छायावाद के। तो शैली व चित्र, मधुचर्या और चित्र भाषा शैली। क्लियर है? बिल्कुल एकदम। तो ये रट कर पटकना है। अब वेरी मोस्ट इसकी बात क्या है? ये देखो वेरी मोस्ट बात आपकी। छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फंटे समाटा का मतलब है छायाभास, छाया का आभास शब्द से जोड़ा है। तो किसने? ये सवाल आपको पूछ सकता है बहुत ही ज्यादा कि छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फंटे समाटा यानी छाया आभास शब्द से जोड़ते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। तो ये शुक्ल के दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने लिख दिया। शैली वैचित्र, मधुचर्या, चित्र भाषा शैली, तीनों शब्द लिए हैं छायावाद के अर्थ के रूप में। छायावाद का संबंध ईसाई धर्म के फंटे समाटा एक शब्द है और उस फंटे समाटा का हिंदी अर्थ होता है छाया आवास। ठीक है? शब्द से जोड़ते हैं तो वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। वेरी मोस्ट है। अच्छा एक सवाल मैंने आपको दिया है और ये सवाल आपका मैं क्लास के एंड में उत्तर इसका बताऊंगा। यदि किसी को आता हो तो ये तो जहर मोस्ट जो जहर बोलता हूं मैं वो जहर ही है। यह आंदोलन एक विचित्र जादू बनकर आया। यह आंदोलन एक विचित्र जादू बनकर आया। जिधर देखो उधर एक मुट्ठी गुलाल बिखेर दी। अब देखो यह आंदोलन, एक तो ये पूछ सकता है कि यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो छायावाद के लिए प्रयुक्त हुआ। यह आंदोलन छायावाद के लिए आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह आंदोलन एक विचित्र जादू बनकर आया। जिधर देखो उधर एक मुट्ठी गुलाल बिखेर दी। ये कथन छायावाद के संबंध में किसका है? तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और रामधारी सिंह दिनकर। इन चारों में से आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका जवाब, क्योंकि ये जहर मोस्ट है, सवाल आने की संभावना है। तो देखिए ध्यान से इसका उत्तर आपको देना है। लास्ट में मैं इसका उत्तर आपको बता दूंगा। आगे देखिए छायावाद के आधार स्तंभ
तो छायावाद के आधार स्तंभ है, यहाँ से भी एक अनेक सवाल बार बार पूछता है। तो छायावाद के आधार स्तंभ है वो दो विद्वानों ने माने, एक तो नंद दुलारे वाजपेयी ने और एक कृष्णदेव झारी ने। तो कृष्णदेव झारी तो कहते हैं छायावाद के 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है, जिसमें जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और महादेवी वर्मा है ना। पूरे नाम में लिखे नहीं है, आप समझते हो। जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है। ये चारों को कृष्णदेव झारी ने क्या नाम दिया है? तो ये कृष्णदेव झारी ने नाम दिए, देखो ये वाले नाम दिए कृष्णदेव झारी ने। ये प्रसाद को तो कहते हैं कि छायावाद का ब्रह्मा जी है, और पंत को कहते हैं छायावाद के विष्णु जी है, और निराला को कहते हैं छायावाद के शिव या महेश है, और महादेव वर्मा को कहते हैं छायावाद की शक्ति या क्या है ये दुर्गा। क्या है ये? दुर्गा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णदेव झारी ने 4 स्तंभ माने हैं। क्या माने हैं? 4 स्तंभ माने हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत निराला। ऐसे याद रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत निराला, और महादेव वर्मा तो दुर्गा है ही, शक्ति है ही, कोई विशेष बात नहीं। याद रख लोगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, एकदम सीधा सा सवाल है। आगे चले ना साथियों हम, तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार देखो, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि आधार स्तंभ इसके 3 ही है। आधार स्तंभ कितने? 3। और ये छायावाद की बृहत्त्रयी बोलते हैं इसको, बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी का मतलब महान, बड़ी त्रयी। इसमें छायावाद की बृहत्त्रयी में एक करते हैं शामिल केवल 3 को महादेवी वर्मा को शामिल नहीं करते हैं। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी। ये है प्रसाद, ये पंत, ये निराला, ये है जयशंकर प्रसाद, ये है सुमित्रानंदन पंत, और ये है आपके कौन बताओ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर है जी। अब इसमें जो वेरी वेरी मोस्ट बात है वो ये नहीं है कि बृहत्त्रयी में कौन है कौन नहीं है, ये सवाल नहीं पूछने वाला। अब पूछने वाला है वो क्या मैंने ये पूछा है। तो यहां देखो, मानवीय भूमि की प्रधानता आपको पूछेगा कि प्रसाद ने छायावाद में मैन प्रधानता या मुख्य प्रधानता किसकी मानी है? तो मानव की प्रधानता, मानवीय भूमि की प्रधानता मानते हैं। अच्छा, पंत किसकी प्रधानता मानते हैं छायावाद में? तो ये कहते हैं कि ये कल्पना की प्रधानता, इसमें कल्पना अधिक है। कल्पना अधिक है तो पंत कहते हैं। मानव की भूमिका अलग अधिक है तो प्रसाद कहते हैं। और निराला कहते हैं कि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता, वेरी वेरी मोस्ट है तीनों कथन। मानवीय तत्व की भूमि है तो प्रसाद है, कल्पना की भूमि है तो पंत है, और बुद्धि तत्व की प्रधानता मानते हैं छायावाद में तो निराला। ये मोस्ट है, इसलिए इसको मैंने वापस लिखा है। क्लियर है? तो बृहत्त्रयी में प्रसाद पंत निराला है, मानवीय प्रधानता और कल्पना की प्रधानता, बुद्धि तत्व की प्रधानता, तीनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है साहब। अगला चलते हैं साथियों, छायावाद की लघुत्रयी। जब मैंने आपको जब बृहत्त्रयी बता दी तो मैं लघुत्रयी को भी क्यों छोड़ूं? तो देखो, लघुत्रयी में मानते हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ये तीनों ही वर्मा है, लेकिन कभी कभी भगवती चरण वर्मा नहीं दे करके आपको माखनलाल चतुर्वेदी दे देता है, तो ये भी बृहत्त्रयी में शामिल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो या तो वो तीनों नाम ये देगा या तीसरा नाम माखन देगा, लेकिन इन चारों के अलावा कोई सा भी नाम दे दिया तो वही बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है, सॉरी लघुत्रयी में। आपसे कहेगा निम्नलिखित में से लघुत्रयी में शामिल नहीं है, तो इन चारों के अलावा कोई भी नाम आ गया तो वही शामिल नहीं है। क्योंकि भगवती चरण वर्मा जी चले गए थे, उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी को इसमें शामिल कर लिया था, इसलिए इसका नाम गिना जाता है। क्लियर है सबको? चले तो ये देखिए, अपन चलते हैं आगे। छायावाद के प्रमुख कवियों के दार्शनिक मत है, यहां से भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है, इसलिए दार्शनिक मतों में आप देखिए, प्रसाद का दार्शनिक मत है कि ये छायावाद है, ये आनंदवाद है या प्रत्यभिज्ञान है। ठीक है। और पंत मानते हैं कि ये अद्वैत वेदांत से संबंधित है। पंत क्या मानते हैं कि अद्वैत वेदांत से संबंधित है। और निराला जी मानते हैं कि अरविंद दर्शन से प्रभावित है। क्या? छायावाद। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन मानते हैं? निराला। और बौद्ध दर्शन से प्रभावित कौन मानती है? महादेवी वर्मा। बौद्ध दर्शन से प्रभावित कौन मानती है? महादेवी वर्मा। बौद्ध दर्शन से प्रभावित कौन मानती है? महादेवी वर्मा। तो आप देखेंगे यहाँ पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव मानती है महादेव वर्मा, अरविंद दर्शन का प्रभाव मानते हैं निराला जी, और अद्वैत वेदांत का प्रभाव मानते हैं पंत जी, और आनंदवाद या को मानते हैं प्रसाद जी। क्लियर है? आगे देखिए साथियों, छायावाद के प्रवर्तक पर काफी बार सवाल पूछा गया अब तक में।
तो अब तक में जो काफी बार सवाल पूछा गया है उसमें से आपको अब क्या पूछ सकता है और, तो देखिए ध्यान से, मुकुटधर पांडे, छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुकुटधर पांडे को कहते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, मुकुटधर पांडे। लेकिन अंत में रामचंद्र शुक्ल ने माखनलाल चतुर्वेदी को भी छायावाद का प्रवर्तक माना है, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है मुकुटधर पांडे। क्या ध्यान रखना है, मुकुटधर पांडे। तो शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक है वो मुकुटधर पांडे है, और प्रभाकर माचवे के अनुसार है माखनलाल चतुर्वेदी। क्लियर है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक है वो तो कौन है, पंत है, सुमित्रा नंदन पंत है। ये कौन मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। क्लियर है। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, ये प्रसाद जी को, प्रसाद जी के बारे में गणपति चंद्र गुप्त और इलाचंद जोशी दोनों ने कहा है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, प्रसाद है, और कहते हैं कि सर्वमान्य यही है, प्रसाद ही। ठीक है, सर्वमान्य कौन है, प्रसाद। तो इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद वो छायावाद के प्रवर्तक है। नंद दुलारे वाजपेयी पंत को मानते हैं, प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को, और रामचंद्र शुक्ल है वो मानते हैं मुकुटधर पांडे को। क्या बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। तो मैंने आपको एक ये छोटी सी क्लास के रूप में क्लास ली, कैसी आपको क्लास लगी है आपको ज़रूर बताना है 9983374293 पर। तो आपको लिए बहुत जल्दी ही मैं कोर्स रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपके लिए बहुत जल्दी ही टेस्ट सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसमें आपको मैं टेस्ट सीरीज तो दूंगा ही, लेकिन विशेष बात ये होगी कि टेस्ट सीरीज देने के बाद में आंसर तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन विशेष बात ये होगी कि आपको उस टेस्ट सीरीज की पूरी की रिकॉर्डिंग मिलेगी। और इसके अलावा और क्या मिलेगा, और टेस्ट सीरीज की रिकॉर्डिंग के अलावा आपको सीधी पूरी टेस्ट सीरीज के रूप में बुक मिलेगी, पूरी टेस्ट सीरीज की बुक साथ में ही, है ना। तो आपको बहुत जल्दी तैयार कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करें आप, मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी टाइम लग सकता है ना, लेकिन मैंने गलती से आपको बता ही दिया है, क्योंकि अब मेरे परिवार से भी क्या छुपाना, तो जो काम कर रहा हूँ वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, कैसी क्लास लग रही है आपको? विशेष सूचना आपकी ये थी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल आपकी 8:30 बजे मैराथन क्लास रहेगी। अगर प्यारे दोस्तों आप कल इस क्लास को 1000 पर पहुंचाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अपन 600-700 विद्यार्थियों को पढ़ा ही रहे, बाकी का और चाहता हूं कि मैं एक बार अपना नाम इतना पहुंच जाए कि अपन अच्छा कर सके और बहुत आपको सुविधाएं दे सके, सस्ता सा सस्ता काम कर सके, फ्री में काम कर सके, है ना। ये काम अपन कर सकते हैं, सब मिल करके कर सकते हैं, लेकिन है ना। तो अभी तो कोई लेना देना नहीं है, मैं 2-3 महीने से आपको पढ़ा ही रहा हूँ फ्री में, तो कोई 1 रुपये की कोई कहीं से कोई आमदनी नहीं, न मैं कोई पैसा लेना चाहता किसी से भी। आपको कोई नोट्स भी दूंगा तो फोटोकॉपी के पैसे लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप खुद करवा लो, खुद ले जाओ, कोई मतलब नहीं। ठीक है जी। तो कैसी क्लास रही है आपको बताना है। नोट्स अभी पूरे तैयार हो रहे हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करे, मैं अच्छे नोट्स दूंगा, जब भी दूंगा तब ऐसे दूंगा कि पूरे भारत में आप ढूंढते रहना। फिर पूरे भारत में ये कंपटीशन नहीं है कि ज़्यादा उसमें लिख रहा है, इतना बड़ा लिख रहा है, इतना वो है, ये नहीं है। मैं सिर्फ परीक्षा के योग्य बनाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है कि मुझे ऐसा ग्रंथ नहीं बनाना, मैं जितना हो सकता है उसको छोटा बनाऊंगा और इम्पोर्टेंट लाइन दूंगा, बिल्कुल भी कचरा वाली लाइन एक भी नहीं होगी, ये मेरी खासियत रहेगी इसमें। तो मैं ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करता, कम लिखना लेकिन अच्छा लिखना। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी साथियों को, थैंक यू सो मच।